नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए एंशियंट हिस्ट्री का एक नया विषय दक्षिण भारत की प्रमुख राजवंशों को लेके आ चुका हूं। देखिए इससे पहले हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। देखिए दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को आज हम 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पल्लव वंश और चालुक्य वंश की मुख्य रूप से आज बात करने वाले हैं। देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख राजवंशों की अगर मैं 1200 ईस्वी से आपके 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच बात करता हूं तो इसमें 4 वंश है: पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। अच्छा, इन वंशों को हम बाद में पढ़ने वाले हैं। चोल वंश को हमने इससे पहले भी दक्षिण भारत के इतिहास पार्ट नंबर 1 में भी पढ़ा था, लेकिन पार्ट 2 में भी मैंने बोला था कि चोल वंश एक बार दोबारा आता है। तो इन वीडियोज़ को आपने एक बार डिटेल से देखना है, ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम देखेंगे पल्लव वंश और चालुक्य वंश। देखिए अगर चालुक्य वंश की बात करें, इनको 3 भागों में ये बटे थे। जिन्होंने अपनी राजधानी वातापी को बनाया वो वातापी चालुक्य कहलाए, जिन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया वो वेंगी चालुक्य कहलाए, और जिन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया वो कल्याणी चालुक्य कहलाए। तो डिटेल से हम बात करने वाले हैं आज 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच। तो अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। हमारे पास वो आपके लिए वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है जिसको आप कहीं भी और कभी भी किसी भी समय देख सकते हो। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, 1500, 2000 और 10-15 हज़ार की कोचिंग नहीं ले सकते, हज़ारों वाली कोचिंग नहीं ले सकते, तो जुड़िए। मात्र और मात्र 500 रुपये माह में आपको 500 रुपये माह में ऐसी कोचिंग दी जा रही है जहाँ पे हर दिन आपकी 4 से 5 घंटा डिटेल स्टडी में 7 से 8 क्लासें एक दिन में लगती है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो 78761 बहुत ही डिटेल से आपकी वीकली टेस्ट, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उन बच्चों के लिए ये बैच हमने यहाँ पे मुख्य रूप से बैठाया है जो बच्चे बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में हज़ारों रुपए फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए ये कोचिंग सेंटर है। तो पल्लव वंश, अगर बात की जाए पल्लव वंश की, तो ये 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक जो है ये भारत में, यहाँ पे दक्षिण भारत के इतिहास में आया। अगर बात करें पल्लव वंश की, तो पल्लव वंश के संस्थापक थे आपके सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। और पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी, जो कि तमिलनाडु में है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पल्लव वंश थी उनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कांची तमिलनाडु में थी, और इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें सिंह विष्णु की, तो ये 575 से 600 ईस्वी के बीच सिंह विष्णु जो आए थे, ये पल्लव वंश के राजा थे। अगर बात करें सिंह विष्णु की, तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। देखिए संस्थापक तो था ये पल्लव वंश का, लेकिन सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु किस वंश के अनुयायी थे, मतलब कि भक्त किस वंश के थे। तो अगर बात की जाए सिंह विष्णु की, तो ये भक्त थे, ये अनुयायी थे किसके? आपके वैष्णव धर्म के। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था जिसने किरात जूनियम की रचना की। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कमीशन के पेपर में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको वहाँ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इतना डिटेल भी आधे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी डिटेल से आ रही है, और जब आप हमारी क्लासेज में आओगे ना, वहाँ पे तो पूरा निचोड़ आपको दिया जाएगा। तो याद रखना है, सिंह विष्णु के दरबार में, पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम के एक कवि रहा करते थे, और याद रखना है जिनके द्वारा किरात जूनियम की रचना की गई। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सिंह विष्णु के शासनकाल में मामलपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। तो एक मामलपुर जगह है, तो पल्लव वंश के किस राजा ने वराह मंदिर का निर्माण कराया? तो मामलपुर में स्थित वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो भी पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु के द्वारा करवाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था जिसने चेर, चोल और पांड्य राजाओं को पराजित किया था। तो पल्लव वंश के वो कौन से राजा थे जिन्होंने चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के राजाओं को हराया था, उनको पराजित किया था? तो भैया वो था आपका सिंह विष्णु, जो कि संस्थापक था आपका किस वंश का? पल्लव वंश का। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सिंह विष्णु के बाद अब दूसरा जो अगला जो राजा आता है वो आता है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में भी बहुत डिटेल से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अच्छा, बात करें
महेंद्र वर्मन प्रथम की। महेंद्र वर्मन प्रथम का जो कार्यकाल था वो था 600 ईस्वी से 630 ईस्वी। अच्छा, सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र, देखिए किसका पुत्र था महेंद्र वर्मन प्रथम, तो याद रखना है ये सिंह विष्णु का ही पुत्र था। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का एक शक्तिशाली राजा था, और याद रखना है महेंद्र वर्मन ने ये किसका, तो सिंह विष्णु का ये पुत्र था। ये बात आपको याद रखनी है, जो कि संस्थापक था किस वंश का, पल्लव वंश का। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की, जो कि पल्लव काल की प्रमुख रचना है। देखिए सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन इस टॉपिक में ये बिल्कुल ना भूलिएगा कि मत विलास प्रहसन क्या है। तो मत विलास प्रहसन एक हास्य ग्रंथ है, और कब का है, पल्लव वंश का है। किसके द्वारा इसको रचा गया, तो भैया क्या बोलेंगे, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा सर रचा गया। गलती वो करते हैं जिसको गलती करने की आवश्यकता होती है। यूथ अध्ययन चैनल का स्टूडेंट गलती नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश के हर एक कोने कोने तक ये वीडियोज पहुँच रही है, और अगर किसी तक अभी ये वीडियो अछूती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अगर आपको भी लगता है कि ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो जितने भी आपके सगे संबंधी मित्र हैं उन सभी तक इस वीडियोस को पहुंचा दीजिए। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था। देखिए अगर महेंद्र वर्मन प्रथम की बात करें तो शुरू में तो ये जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में तमिल संत अय्यर, याद रखना है तमिल संत एक होते थे अपर, तमिल संत अपर थे, तो याद रखना तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी कौन सा पल्लव शासक बना, तो शैव धर्म का भक्त, शैव धर्म का अनुयायी जो बना था वो महेंद्र वर्मन प्रथम बना था। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने आक्रमण किया था। तो याद रखना है कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, इसके शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने आक्रमण किया। तो ये भी याद रखना है कि पल्लव वंश के वो कौन से राजा थे जिनके शासनकाल में चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है, और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को इस युद्ध में पराजित किया जाता है, और यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तो पल्लव वंश और चालुक्यों के बीच जो है वो युद्ध भी पहले से ही हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि पुलकेशन द्वितीय के द्वारा युद्ध किया जाता है किस पे, आपके महेंद्र वर्मन पे, और यहाँ पे पुलकेशन द्वितीय जो चालुक्य राजा था ये हरा देता है किसको, महेंद्र वर्मन। इसके बाद आते हैं नरसिंह प्रथम। ये पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा नरसिंह वर्मन प्रथम था। ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना, सारा भूल जाना, लेकिन ये जरूर याद रखना कि पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो याद रखना कि पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा नरसिंह वर्मन प्रथम था। इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसने क्या किया, तो इसने चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय को पराजित किया। पुलकेशन द्वितीय ने इससे पहले नरसिंह वर्मन प्रथम को हराया था, लेकिन अब चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को भी वापस हार की खानी पड़ी थी, और हराया किसने था, तो चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने इनको युद्ध में पराजित किया था। इस बात को आपने याद रखना है। और उसकी राजधानी वातापी, तो याद रखना कि पुलकेशन द्वितीय की राजधानी वातापी, कौन सी राजधानी है भैया, वातापी को जीतकर, वातापी को जीता नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो वातापी कोंड की उपाधि धारण करने वाले पल्लव राजा कौन थे भैया, गलती वो बच्चा करता है जिसको गलती करने की आवश्यकता होती है, आप गलती नहीं करेंगे। वातापी कोंड की जो उपाधि धारण की थी वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी, याद रखना है, क्योंकि इसने पुलकेशन द्वितीय को हराया और उसकी राजधानी वातापी को जीता, और बाद में वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अच्छा, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण भी, देखिए महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनका निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। ये भी आपको याद रखना है कि महाबलीपुरम के जो स्मारक है, रथ मंदिर है, सॉरी महाबलीपुरम की, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो उसका निर्माण भी जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था, और ये पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इस बात को आपने याद रखना है। बातों को बिल्कुल डिटेल से याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो और आज की क्लास में। इसके बाद आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये 700 ईस्वी से 728 ईस्वी के बीच में आता है। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है, और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास हुआ। तो पल्लव वंश के वो राजा जिनका शासनकाल एक शांति का शासनकाल माना जाता है, जिनके शासनकाल में स्थापत्य कला का यहाँ पर क्या होता है, भरपूर विकास देखने को मिलता है, तो वो भैया आपके नरसिंह द्वितीय थे, जो 700 से 728 के बीच में थे। इनके समय ही कैलाशनाथ मंदिर, याद रखना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय राज सिद्धेश्वर मंदिर जिसको कहा जाता है, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। और याद रखना
कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहा करते थे। अच्छा, दंडिन इनके दरबार में रहा करते थे। इन्होंने दश कुमार चरित की रचना की। तो याद रखना है कि दंडिन किसके दरबार में, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध लेखक दंडिन जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे और उन्होंने भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है आपका दश कुमार चरित। इसके बाद है नंदी वर्मन द्वितीय। अगर बात करें नंदी वर्मन द्वितीय की तो इसके बाद इन्होंने दो मंदिर बनाए, मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर। तो याद रखना है मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाला मंदिर किस पल्लव राजा ने बनवाए थे, तो ये भी आपको याद रखना है, ये नंदी वर्मन द्वितीय ने बनाए थे। अच्छा, नंदी वर्मन द्वितीय की अगर बात करूँ तो इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक, जो पल्लव वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक था वो अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था जो कि 879 से 1897 तक रहा और बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। तो याद रखना है कि बाद में क्या हुआ कि जो पल्लव राजा थे चोल शासक थे, उन्होंने पल्लव वंश को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद बात करते हैं चालुक्य वंश। तो सबसे पहले आज वातापी या वादामी के चालुक्य एक ही जगह के थे। तो जिन्होंने अपनी राजधानी वातापी या वादामी बनाई थी उन चालुक्य को वातापी चालुक्य या वादामी के चालुक्य कहा जाता था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर बात की जाए इस वंश के संस्थापक की तो वातापी चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो जयसिंह थे और याद रखना है जिनकी राजधानी वातापी थी। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो पुलकेशन द्वितीय था। इस बात को आपने याद रखना है कि पुलकेशन द्वितीय कौन था। तो पुलकेशन द्वितीय जो है वो वातापी या वादामी के चालुक्य का क्या था, शक्तिशाली या प्रतापी शासक था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, पुलकेशन द्वितीय का नाम आपको याद रखना है, किस वंश से संबंधित था, तो इसके बारे में बहुत डिटेल से एक बार देख लेते हैं। तो बात करते हैं पुलकेशन द्वितीय की। तो पुलकेशन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ और इसने पश्चिमी गंग, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो परमेश्वर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई, तो ये पुलकेशन द्वितीय के द्वारा परमेश्वर की उपाधि यहाँ से धारण की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। और अगर बात की जाए तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के शासक, जो इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश के जो शासक हुआ करते थे हर्षवर्धन, उनको पराजित करके चालुक्य वंश के, वातापी चालुक्य वंश के किस राजा ने परमेश्वर की उपाधि धारण की, तो बोलेंगे भैया आपके कौन थे, तो ये थे आपके पुलकेशन द्वितीय। याद रखना है पुलकेशन द्वितीय ने वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त किया। तो याद रखना है कि पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया, वेंगी जो आंध्र प्रदेश में पड़ता था उसको जीता और अपना ही भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी चालुक्य की उसने क्या रख दी, नींव रख दी। देखिए, जो वातापी चालुक्य वाले थे उन्होंने ही वेंगी चालुक्य की भी क्या रख दी, नींव रख दी। क्या किया पुलकेशन द्वितीय ने, जो है वेंगी आंध्र प्रदेश को जीत लिया और वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतने के बाद उसने अपना भाई वहाँ पे किसको बना दिया, विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक बना दिया। और पुलकेशन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश के, अभी मैंने कराया था आपको कि पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम होते थे, इन पर आक्रमण किया और इनको पराजित भी किया। लेकिन इसका बदला मैंने आपको बताया था किसने लिया, इनके पुत्र महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पल्लव वंश के महाप्रतापी शासक जो है वो कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पुलकेशन द्वितीय ने श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर इनको पराजित कर दिया और वादामी पर कब्जा कर लिया। साथ में जो वातापी चालुक्य था वहाँ पर भी कब्जा कर लिया और विजय के बाद नरसिंह प्रथम ने वातापी कोण की उपाधि धारण की। तो वही बात मैंने बोली जो थोड़ी देर पहले बोली थी जब मैं आपको पल्लव वंश पढ़ा रहा था कि पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन हुआ करते थे। इन्होंने वापस हराया पुलकेशन द्वितीय को। महेंद्र वर्मन को तो पुलकेशन द्वितीय ने हरा दिया, लेकिन वापस फिर महेंद्र वर्मन के बेटे जो नरसिंह प्रथम थे इन्होंने भी हरा दिया भैया किसको, आपके पुलकेशन द्वितीय। और अगर बात करें पुलकेशन द्वितीय के बारे में तो इनकी जानकारी हमें एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, उससे मिलती है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये लेख संस्कृत भाषा में है जिसकी रचना रवि कृति ने की थी, जो कि पुलकेशन द्वितीय की राजकीय कवि थे। सीधा क्वेश्चन आता है कि जो आपका ऐहोल अभिलेख है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। याद रखना है इसकी रचना रवि कृति ने की थी। और याद रखना है पुलकेशन द्वितीय राजकीय कवि थे किसकी, तो भैया याद रखना है ये राजकीय कवि थे आपके किसके, पुलकेशन द्वितीय के। आपका कौन थे भैया, आपके नाम याद रखना है रवि कृति, ये पूरा नाम आपको याद रखना है।
माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे फंबल कर रहा था। अच्छा, अगर बात करें, इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो ये वातापी चालुक्य थे। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसे दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग के द्वारा पराजित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। तो इसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश को भी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, वातापी चालुक्य के बाद हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। आज हम चालुक्य के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जिन चालुक्य ने हैदराबाद स्थित कल्याणी को या कल्याण को अपनी राजधानी बनाया, उन्हें कल्याणी चालुक्य वो कहलाते थे। अच्छा, कल्याणी चालुक्य कौन थे वो भी आपको पता चल गया। अच्छा, इस वंश की स्थापना तैलव द्वितीय ने की। ये भी आपको याद रखना है कि कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तैलव द्वितीय के द्वारा की गई थी। और इन सभी में सबसे पहले महाप्रतापी शासक विक्रम आदित्य चतुर्थ था। तो याद रखना है कि जो कल्याणी चालुक्य होते थे, कल्याणी चालुक्य में जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो विक्रम आदित्य चतुर्थ था। इस बात को आपने याद रखना है। इसने कई विद्वानों, कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इस बात को आपने याद रखना है। और इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विलहण रहा करते थे। तो याद रखना है कि जो आपकी विज्ञानेश्वर और विलहण है वो किसके दरबार में रहा करते थे? तो विज्ञानेश्वर और विलहण जो है वो किसके दरबार में रहा करते थे? तो ये बात आपको याद रखनी है। ये रहा करते थे आपकी विक्रम आदित्य चतुर्थ के दरबार में, जो कि कल्याणी चालुक्य वंश के राजा थे। कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना तैलव द्वितीय ने की थी। एक एक बात आपको याद रखनी है। तो ये बात आपको याद रखनी, विज्ञानेश्वर और विलहण वाली बात आपको याद रखनी है। तो याद रखना, विज्ञानेश्वर के द्वारा एक ग्रंथ मिताक्षरा लिखा गया था और विलहण के द्वारा विक्रमा चरित्र लिखा गया था, विक्रमांक चरित्र। और इस वंश का जो आपके कल्याणी चालुक्य थे, सोमेश्वर चतुर्थ जो है वो इस वंश का क्या था? अंतिम राजा था। इस बात को आपने याद रखना है। इसके बाद है वेंगी के चालुक्य। अच्छा मित्रों, वेंगी के चालुक्य को पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता था। तो पुलकेशन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया। थोड़ी देर पहले मैं बोल चुका हूँ। अच्छा, इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया, इसीलिए ये वेंगी चालुक्य कहलाए। अगली बात थी कि इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो याद रखना है कि जो विष्णुवर्धन थे, इसकी पत्नी होती थी आयना देवी। आयना देवी ने क्या किया? विजयवाड़ा में जो जैन मंदिर थे उनका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और हो सकता है कि आप भी किसी कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन कोचिंग ले रहे होंगे और वहाँ के टीचर भी ये कंटेंट आपको करवा रहे होंगे, तो बहुत काम आ रहा है भाई। सबको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ और बहुत लोगों को ये काम आ रहा होगा। तो याद रखना है कि विष्णुवर्धन की जो पत्नी होती थी महादेवी, महादेवी ने क्या किया? इन्होंने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। और इस वंश का जो महाप्रतापी शासक था वो विजयादित्य तृतीय था। तो याद रखना, विजयादित्य तृतीय किस वंश का शक्तिशाली राजा था? तो बोलेंगे वेंगी चालुक्य का। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। तो वेंगी चालुक्य का वो राजा जो महाप्रतापी शासक होता था तो विजयादित्य तृतीय था। अच्छा, यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी। इस शाखा में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। तो कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जो कि एक शक्तिशाली राजा के नेतृत्व के रूप में आ गया था। तो ये शाखा बहुत कमजोर थी। तो मतलब इसीलिए जो है धीरे धीरे क्या होगा, राष्ट्रकूट वंशों ने क्या कर दिया? इनका धीरे धीरे अंत कर दिया और भारत में नए वंश की यहाँ पर दक्षिण भारत में क्या होगी? नींव होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।